जय हिंद और आप सभी का स्वागत है प्रीतम एकेडमी परिवार में और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के इस वीडियो पे बात करेंगे क्लास 9th के सामाजिक विज्ञान का जो मॉडल प्रश्न पत्र निकाला गया है इसके सॉल्यूशन पे बात करेंगे। तो वीडियो मजेदार है और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। मजेदार इसलिए है क्योंकि यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपको ये याद करना है। तो बात करते हैं सबसे पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न क्या है आपका कि फ्रांस की क्रांति कब हुई। तो याद रखिएगा, अगर मैं फ्रांस की क्रांति का बात करूं तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 1789 या 1789 आप जिसको बोलते हो 1789। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति में बुजुर्वा शब्द का क्या अर्थ है। तो ये जो मध्यम वर्ग के लोग हैं ना, इनको ही बुजुर्वा बोला गया था और बुर्बो राजवंश जो था वो रॉयलिस्ट था, यानी कि कुलीन था। ये बात याद रखिएगा। तो हमें बुर्बो का बात नहीं किया गया है, बुजुर्वा शब्द का प्रयोग का बात किया गया है। तो बुजुर्वा शब्द का प्रयोग जो है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए हुआ था। आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना किया था। तो याद रखिएगा, जैकोबिन से आपको याद रखना है जैकोबिन क्लब क्या था। जैकोबिन से क्या होगा, जैकोबिन क्लब। तो जैकोबिन्स क्लब का स्थापना किया था। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया था। तो ये जो नेपोलियन है, नेपोलियन बोनापार्ट है, खुद को डिक्लेयर कर दिया था। क्या कर दिया था, खुद को डिक्लेयर कर दिया था कि वही जो है ना वो एम्परर है, वही सम्राट है। तो ये घटना कब का है, 1804 का घटना है। कब का घटना, 1804 का घटना है। अगला है हॉलोकॉस्ट किससे संबंधित है। ये जो हॉलोकॉस्ट है वो किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी, द्वितीय युद्ध। द्वितीय युद्ध से संबंधित क्या आपका हॉलोकॉस्ट है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी जो होगा आपका सही होगा। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, वो गंगा है। क्या है, गंगा है ना। लार्जेस्ट रिवर कौन है आपकी, गंगा। व्हाट इज द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया। भारत की अक्षांश सीमा कितनी है। तो भारत की जो अक्षांश सीमा है वो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक का है। यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए जो होगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारत की सबसे उत्तरी हिमालय श्रृंखला कौन सी है। भारत की सबसे उत्तरी हिमालय श्रृंखला कौन सी है। तो इसको बोलते हैं हिमालय। क्या बोलते हैं, हिमालय। इसको 3 भाग में बांटते हैं, आपको पता होगा। एक तो हो गया हिमालय, दूसरा क्या हो गया हिमाद्री, और तीसरा क्या होता है अरावली। तो सबसे उत्तर में जो है उसको हिमालय बोलते हैं, बीच वाले को हिमाद्री क्या बोलते हैं आपका अरावली बोलते हैं, और उधर जो है आपका वो आपका विंध्याचल साइड टाइप का जो होता है वो होता है। कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन का जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या लेटराइट मिट्टी। तो जो कपास है इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सबसे प्रयुक्त मानी जाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। और काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को दक्षिण के गंगा के नाम से जाना जाएगा। तो वो आंसर हो जाएगा गोदावरी। क्या हो जाएगा आपका, गोदावरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। एक व्यक्ति द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन, लोगों द्वारा शासन और धार्मिक नेताओं के द्वारा शासन। लोकतंत्र का जो सही अर्थ होता है वो क्या होता है, लोगों के द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन ने कहा था, ये बात याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका कि ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। तो जहां पे लोग जो है ना अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोकतंत्र बोलते हैं। तो 12 का क्या ऑप्शन नंबर बी आपका क्या सही होगा। कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। कौन सा देश है जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो इसका आंसर होगा भारत। भारत जो है वो प्रत्यक्ष यानी कि सीधा सीधा आप देख सकते हो यहाँ पे लोकतंत्र है। लेकिन बाकी सारे देश हैं जैसे यूएस, चीन, स्विट्जरलैंड, तो ये सब ना अप्रत्यक्ष रूप से है क्योंकि चीन में केवल एक ही पार्टी है जो शासन में आती है लगातार। तो ऐसे लोग तो अप्रत्यक्ष ही हुए ना। अब चुनने का अधिकार मिला कहाँ, जो वो ऑप्शन दे दिए उसी में से चुनना है आपको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब अपनाया गया। देखिए बनने की बात नहीं कर रहा है, कब लागू किया गया उसका बात कहा जा रहा है। तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान जो है वो अपनाया गया। और बना कब था, तो 26 नवंबर 1949 को बना था। ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और अभी जो आ रहा है इसको हम लोग रिपब्लिक डे, गणतंत्रता दिवस बोलते हैं। और 15 अगस्त को क्या होता है, स्वतंत्रता दिवस, इंडिपेंडेंस डे होता है, ये बता रखिएगा। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है।
तो देखिए ये जो भीमराव अंबेडकर जी है, BR अम्बेडकर, इसे ही जो है ना, इसे ही हम लोग बोलते हैं कि इसने ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे। जो लिखने वाली कमेटी थी ना, उसका हेड कौन था? BR अम्बेडकर। इसीलिए हम लोग बोलते हैं भारतीय संविधान का जो निर्माता वो कौन है? BR अम्बेडकर है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है? ये जो ग्रामीण एरिया है, यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ग्रामीण एरिया में जो सबसे ज्यादा जो प्रचलित है वो क्या है? कृषि। यानी कि जो आपकी एग्रीकल्चर है ना, वो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा देखने के लिए मिलता है। शहरी क्षेत्रों में उद्योग, सेवा क्षेत्र, ये सब होता है। अगला प्रश्न क्या है आपका कि वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन पर खर्च किए गए धन को क्या बोलेंगे? तो जो भी वस्तु और जो सेवा होता है, अगर उसके उत्पादन पे, उसके प्रोडक्शन पे अगर आप खर्च कर रहे हो ना, तो इसको बोलते हैं पूंजी। क्या बोलते हैं? पूंजी। अब वही कब होता है? तो जब वस्तु और सेवाओं के उपभोग पर, देखिए उत्पादन नहीं, उपभोग यानी कि प्रयोग पर आप खर्च कर रहे हो, तो उसको वही बोलेंगे। और आय क्या है? तो जितना आप कमा रहे हो, यानी कि उपभोग, और जो आपका उपभोग और साथ साथ में जो बचत है उसको जोड़ेंगे ना, तो वो क्या निकलता है? हमारा आय निकलता है। ये बात याद रखिएगा। किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में माना जाता है? तो जो कृषि क्षेत्र होता है इसको प्राथमिक क्षेत्र मानेंगे। क्या मानेंगे? प्राथमिक क्षेत्र मानेंगे। अगला प्रश्न क्या है? 19 नंबर का आपका प्रश्न है कि प्रश्न क्या है आपका कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 2019 में जो जनगणना हुआ उसके हिसाब से भारत का जो एजुकेशन आपका रेशियो है ना, लिटरेसी रेशियो हो कितना है? तो 74.4%, यानी कि 74.04% क्या है? भारत का साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी पर डेटा कौन सा संगठन एकत्रित करता है? भारत की जो भी बेरोजगारी है उसके बारे में बताने का काम कौन करता है? तो याद रखिएगा NSSO। क्या होगा? NSSO। यही क्या करता है? जो अनएम्प्लॉयड है उनका डेटा को क्या करता है? कलेक्ट करने का काम करता है। तो क्या लिखा है? विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा ऑन अनएम्प्लॉयड इन इंडिया? तो कौन होगा? NSSB, NSSO। अगर आपको इसका फुल फॉर्म पता है तो कमेंट बॉक्स में एक बार आप छाप दो। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा कितने राज्यों कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरता है? तो जो कर्क रेखा है वो भारत के ना 8 राज्यों से होकर गुजरता है। और इसका एक ट्रिक क्या था? मित्र पर गमछा झार, याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका कि हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक उत्पादन बढ़ाना, प्रदूषण कम करना, सेवा क्षेत्र का उत्पादन बढ़ाना, कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो याद रखिएगा जो हमारा हरित क्रांति था उसका जो जनक था वर्गीज कुरियन, नॉर्मल वर्गीज कुरियन। इनका था कि कृषि क्षेत्र में कृषि के उत्पादन में वृद्धि करना, और इसी के लिए HIV जैसे बीजों का प्रयोग हुआ था, हैवी प्रोडक्शन बीजों का उपयोग हुआ था। अगला प्रश्न है कि कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करने का अधिकार देता है? हम लोग बराबर हैं, है ना, इक्वलिटी है ना बिफोर लॉ, है ना, विच फंडामेंटल राइट्स है ना इंश्योर इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो हमको ना ये क्या बताता है कि आप जो हो ना, आप स्वतंत्र हो, आप समानता, आप जो ना आपकी इक्वलिटी है। यानी कि अगर एक पोस्ट है, मान लो कि कोई जॉब का वैकेंसी निकला है तो उसमें सभी अप्लाई कर सकते हैं। ये सुनिश्चित कौन करता है? मंदिर है उसमें सभी जा सकते हैं, ठीक है, कोई पार्क है वहां पे सभी जा सकते हैं। तो ये कौन सा अधिकार जो हमको देने का काम करता है? ये प्रश्न पूछा है। तो देखिए समानता जो है वो समानता का अधिकार ही ना देगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? B नंबर जो होगा आपका सही होगा, राइट टू इक्वलिटी। अगला प्रश्न क्या है कि उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? अगर किसी संसाधनों को बार बार अगर हम लोग अपना उपयोग कर सकते हैं तो उसे रिन्यूएबल रिसोर्सेस बोलते हैं ना, उसको क्या बोलेंगे? नवीकरण संसाधन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर B आपका क्या होगा? सही होगा। अगर किसी संसाधन का उपयोग हम लोग बार बार कर रहे हैं और उपयोग होने के बाद फिर ये पुनः बन जाता है तो उसे नवीकरण संसाधन ही बोलते हैं। अगला प्रश्न, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? ये जो नाजी पार्टी था इसका प्रतीक क्या था? तो नाजी पार्टी का जो प्रतीक था वो क्या था? स्वास्तिक। क्या था? स्वास्तिक। व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द नाजी पार्टी? क्या होगा? स्वास्तिक। ऑप्शन नंबर D आपका क्या होगा? सही होगा। भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो सबको पता है कि भारत की जो आधिकारिक भाषा है वो हिंदी है। देखिए राष्ट्रभाषा नहीं है, ये एक राष्ट्रभाषा नहीं है, केवल लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है हमारा? तो वो आपका हिंदी है। अगला प्रश्न क्या है कि किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत मानी जाती है? तो हिरोशिमा पर बमबारी, वर्दन की लड़ाई,
पोलैंड पर आक्रमण, उसके बाद क्या आपका आर्कड्यूक फ्रेडरिक की हत्या। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा डी। यही जो हत्या है ना, इसी को प्रथम विश्व युद्ध का घटना माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला है मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ होती है। मिट्टी की जो कौन सी परत है जो सबसे ज्यादा उपजाऊ है, तो जो ऊपरी होती है ना, ऊपरी पट्टी, ऊपरी जिसको बोलते हैं भूपर पट्टी, ये सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगला प्रश्न है भारत में कानूनों के कार्यान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है। भारत में कोई भी कानून बनता है तो उस कानून का किस तरह से काम करना है, उस कानून को किस तरह से लागू करना है, उसको कार्यान्वयन यानी कि हम लोग उसको किस तरह से लागू कर सकते हैं, ये काम किसका है, तो ये कार्यपालिका का है। न्यायपालिका क्या करती है, तो न्यायपालिका का काम है अगर कानून का कोई उल्लंघन कर रहा है ना, तो उसको देखने का काम है और उसको दंड देने का, और किसी का अगर फंडामेंटल राइट जो है ना वो अगर छीना जा रहा है तो उसको देने का काम है। और विधायिका क्या करती है, कानून या लॉ जो है वो पारित करने का काम करती है, उसको बनाने का काम करती है। अगला प्रश्न है ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों से हो तो यहाँ का जो सबसे प्राथमिक ऊर्जा का स्रोत क्या है, कोयला, बिजली, बायोमास या पवन। तो ग्रामीण क्षेत्रों में ये जो बायोमास होता है ना, अब बायोमास मतलब जैसे जो जानवर होते हैं, जानवरों के द्वारा जो भी उत्पादित जो भी कच्चे माल होते हैं, जैसे आप जानवरों से मैं बोल रहा हूँ, डेट मीन्स की मांस का मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गोबर का, ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ गोबर का। तो ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा बायोमास ऊर्जाओं का उपयोग होता है, यानी कि जीव जंतुओं के ऊर्जा स्रोत, जीव जंतुओं से निर्मित ऊर्जा स्रोत, जैसे गोबर हो गया, गोबर का उपला या गोइठा बनाया जाता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा लेते हैं। जैसे हम लोग यहाँ क्या करते हैं, मिट्टी का तेल जलाते हैं, मिट्टी का तेल यानी कि केरोसिन का बात कर रहा हूँ, एक जीवाश्म ईंधन है। तो यही सारे जो स्रोत है ना, बायोगैस, बायोमास, ये ग्रामीण क्षेत्रों के ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत है, यह बात रख लीजिए, याद रखिएगा। अगला है वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ स्थित है। यह अच्छा सा प्रश्न पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज जो है ना आपका, वो अमेरिका में, कहाँ पे है, अमेरिका में है। अगला प्रश्न संयुक्त राज्य अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी। जो अमेरिका में जो श्वेत लोग रहते हैं, इनके द्वारा कौन सा खेती अपनाया गया था, तो इनके द्वारा गहन कृषि, कौन सा, गहन कृषि है ना, अपनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या बोलेंगे। गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को बोलते हैं लू। याद रखिएगा, गर्मी में यानी कि हमारे देखो झारखंड जो उत्तरी मैदान का भाग है, तो यहाँ पे गर्मियों में एक बहुत हवा चलता है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, लू लग जाएगा, बाहर मत निकलना, तो लू होता है। अगला प्रश्न क्या आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है। याद रखिएगा, भारत की जो उच्चावच है ना, कहीं पहाड़ है, कहीं ढलान है, तो एक बारिश का कारण बनता है। तो पूछा गया है कि जो पश्चिमी भाग है, भारत का जो पश्चिमी भाग है ना, गुजरात साइड का बात, गुजरात और आपका राजस्थान साइड का बात कर रहा है, पंजाब साइड का बात कर रहा है, तो इधर अगर बारिश हो रहा है तो इसका क्या कारण है, ये कारण आपको पूछा है। तो याद रखिएगा, जो पश्चिमी विक्षोभ होती है, जो पश्चिमी हवाएं होती है, इसी के कारण जो है पश्चिम की ओर आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, तो बारिश, क्या वर्षा के दौर, क्या बोलते हैं आपको, सर्दियों के महीने में, आज के महीने में बारिश आपको देखने के लिए मिलेगा। अगला है प्रवास में, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। अगर ये जो माइग्रेशन का बात कर रहा है, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या, वितरण और संरचना में परिवर्तन होता है। प्रस्थान का क्षेत्र, आगमन का क्षेत्र, प्रस्थान और आगमन दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, अगर मान लो यहां पे देखो, प्रवास का मतलब क्या होता है कि जैसे ये मान लो गांव है, इस गांव से ये वाले गांव, अब यहाँ पे कुछ ऐसा घटना घटा जिस घटना के कारण लोग जो है ना भाग के ये गांव जाके बसना शुरू करने लगे। तो आप बताओ, अगर यहां से लोग यहां जा रहे हैं तो यहां पे जनसंख्या बढ़ रहा है, जनसंख्या बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये जो गांव है, यहाँ पे जितने लोग आए, यहाँ पे ये लोग क्या किए, आगमन किए, और यहां से लोग इस वाले गांव से क्या किए, लोग प्रस्थान किए। तो जब जनसंख्या में प्रवास की घटना होती है कि लोग एक क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र जाते हैं, तो दोनों क्षेत्रों में जनसंख्या का संख्या बढ़ता है, घटता है। क्लियर है, क्योंकि यहां से जब लोग जाएंगे तो यहां से लोगों की संख्या घटेगी, और यहां जब लोग आ रहे हैं मतलब क्या है, यहां जनसंख्या बढ़ रही है, तो प्रस्थान और आगमन दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, सी जो होगा आपका सही होगा।
अगला प्रश्न क्या है, गरीबी रेखा क्या है? आपका गरीबी रेखा क्या है? तो बोल सकते हैं ना कि बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर, यानी कि आपको जितना भी आपकी बुनियादी जरूरत है, जितना भी आपकी एकदम मिनिमम आवश्यकता है, अगर उस आवश्यकता से भी आपको कम आय है तो इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, गरीबी रेखा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? इनमें से कौन जो है वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो देखिए, राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, टी कृष्णाचार्य था। महात्मा गांधी जो है ना, बूढ़ा बाबा, ये जो है ना संविधान सभा का सदस्य नहीं था। तो ऑप्शन नंबर ए आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का क्या मतलब था? दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद का क्या मतलब था? तो याद रखिएगा, लिंग, धर्म, जाति या आर्थिक स्थिति। तो वहां पे ना दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद जो था ना वो जाति पर आधारित था, यानी कि वहां पे जो गोरे लोग थे वो अलग जाति के थे, काले लोग थे वो अलग जाति के थे। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या सही होगा। भारतीय संविधान कब लागू है? प्रश्न रिपीटेड प्रश्न यार, इतना भी बुड़बक तो मत सोचो बच्चों को ना। तो 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी जो होगा सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, और अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखिएगा, ये आपका कहाँ पे हुआ था, पाकिस्तान में, कराची में। कहाँ हुआ था, कराची में। तो टोटल कुल मिला के जो भी 40 प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे। मैं एक एक करके सारे जो भी आपके मॉडल पेपर है मैं करवा दूंगा, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आएगा और आप सीधा जो है यहाँ से ढूंढ दोगे, ठीक है ना। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।